अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे, भाई बहुत हो गया, अब इमरान खान को रिहा कर दो। बरतानवी अखबार ने आर्टिकल शाया किया, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बर्फ पिघल रही है। MBS की इसराइल को वार्निंग, क्या इसको डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक सरप्राइज समझा जाएगा? साथ साथ हम बात करेंगे पंजाब से निकलकर स्मोक जो है अब वो इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। CM पंजाब और सीनियर वज़रा जो हैं वो सैर सपाटे पर हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमीद, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बरतानवी अखबार। आर्टिकल एक आया है, उसमें कहा गया है कि अब बहुत हो गया, इमरान खान को रिहा कर दो। फसिया बात वही है कि इमरान खान के हवाले से मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये मामला कुछ इतना आसान नहीं है जिस तरीके से लिया जा रहा है। एक तरफ तो आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन का इंसानी हकूक की जो कमेटी है उसने पाकिस्तान के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर मैं जिक्र कर चुका हूं। उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है कि भाई साहब ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर हो रही हैं। जिस तरीके से आपने परसों देखा कि शानदाना गुलजार ने कहा कि एक लड़का जिसने काजी फाइजर के खिलाफ वहां प्रोटेस्ट किया बरतानिया में, उसके वालिद को ड्रिल के जरिए उसमें उसके जिस्म में सुराख की गई, कीले मारे गई। यानी इस किस्म के हालात उधर आपने देखे। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरा इस वक्त इमरान खान के तमाम तर केसेस खत्म हो चुके हैं। अभी मैं जो आप बात कर रही थी मेरे सामने खबर आई, तो जो वफद मिलने गया था शिबली फराज, उमर अयूब, ये लोग इमरान खान से मिलने के लिए, तो उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यानी इस मुल्क में हो क्या रहा है? आपने ऑलरेडी एक बंदे को बेगुनाह बेकसूर डाला है जिसके केसेस तकरीबन खत्म हो चुके हैं, मजीद आप केसेस बना रहे हैं। लेकिन अब एक चीज समझनी होगी, ये बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है, फिर इस आर्टिकल पे बात करती है। आर्टिकल जो आप स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जो आप भी देख रही हैं, नाज़रीन भी देख रहे हैं, हमारी कोशिश है कि आप क्लोज करके दिखाएं। जरा अपने एडिटर को कहूंगा क्लोज करके दिखाएं ताकि लोग पढ़ भी लें। लेकिन मैंने इसका पूरा तजिया निकाला है। इसमें एक चीज वाज़े तौर पर लिखी, ये एक्सप्रेस है, पाकिस्तानी एक्सप्रेस नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये बरतानिया का एक्सप्रेस अखबार है जिसमें ये आर्टिकल लिखा गया है और एक प्रोफेसर ने लिखा है अमेरिकन। उसने उसमें ये बात की है, पहले तो उसने मुमासलत की बात की है कि देखो जो स्टैब्लिशमेंट ने किया उसके साथ, ट्रम्प के साथ, पहले उसको यानी मुख्तलिफ टेलीविजन के जरिए उसके प्रोपेगेंडा शुरू किया, मुख्तलिफ केसेस बनाए, फिर वहां पर एक अदालत थी उसने उनको नाअहल किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको अहल करार दिया। उन्होंने कहा कि लोगों का हक है, उनसे हम हक कैसे छीन सकते हैं, लोग उनको वोट देना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर, आपको याद हो गया, डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन की कैंपेन के दरमियान गोलियां मारी गई। वो रब का करम था कि वो गोलियां लगी उनको खोपड़ी में नहीं और वो वहां पर बच गए। बहुत सारे उस पर जो है मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे भी किए गए। सेम कोशिश इमरान खान को देखे, वजीराबाद में हमला, उससे पहले हमले, 3 तकरीबन हमले उन पे हुए हैं, लेकिन वजीराबाद में बाकायदा उनको गोलियां लगी हैं टांग में। फिर आप देखें कि दोनों का मुवाजना इस आर्टिकल में किया गया जो आप पढ़ भी रहे हैं, जिसमें यह बात की गई कि डोनाल्ड ट्रंप पर एक केस था, यानी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को आपने ओपन किया, अपने घर में क्यों रखा है? अमेरिका स्टैब्लिशमेंट ये कह रही थी। अब पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट का भी हुकूमत के जरिए, हुकूमत के कंध इस्तेमाल करके वो ये बात कर रही थी कि इमरान खान ने जो साइफर लहराया है वो क्यों लहराया, ये तो इसको ओपन क्यों किया है, तो ये केसेस भी बना। और ये सारी सिचुएशन में अगर आप देखें, एक तरफ तो इस आर्टिकल में लिखा है कि भाई साहब दोनों के केसेस, दोनों पर इमरान खान पर थोड़ी ज्यादा सख्ती हुई। आप देखें कि उसको जेल में भी डाला गया, उसके साथ जो जुल्म ज्यादती उसकी पार्टी के लोगों को उठाया गया, खवातीन को, किसी को नहीं बख्शा गया। अभी भी सिचुएशन ये है, हत्ता कि रिटायर काजी के खिलाफ अब भी आप बोलेंगे ना तो आपके खिलाफ आपको उठा देंगे। यानी सिचुएशन यहां पहुंच गई है। आप देखिए बरतानिया में काजी फायजी सर जैसे नासूर के खिलाफ एहतजाज होता है, उसके खिलाफ वहां पे कुछ नहीं कर सकते, एक सिंगल मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। लेकिन इधर पे उनके लोगों के वालिदैन को उठाया, लोगों को नंगा किया, किसी के बच्चे को शर्ट उतारी तो कहा पैंट उतार देंगे अगर आपने ये साइन ना किए। ये कोई रियासत बन चुकी है। तो मार्शल लॉ है, सिविल मार्शल लॉ, आपने मार्शल लॉ नाफिज तो कर दिया है सिविल इन शहबाज और बिलावल के कंधे पर बैठ के। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन हो रही है, दूसरे तरफ आप देखें कि इसमें एक चीज लिखी गई है कि कहीं देर ना हो जाए। उसमें कहा गया कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है, और उसमें यह भी कहा है कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के माजी को देखें तो ये हमेशा उस बात को आगे लेके आते हैं, उस बात पर सोच फिक्र करते हैं जब ये देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ ज्यादती की या किसी ने जुल्म ज्यादती की किसी शख्स के साथ, ये उसके खिलाफ
यानी उसके साथ ही खड़े हो जाते हैं। अब सेम केसेस हियर इमरान खान का है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये अखबार ने लिखा है, उसने लिखा है कि अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा कर देती तो पाकिस्तान में इक्तिसादी मामला ठीक हो जाएंगे, मुआशी ठीक हो जाएंगे, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, दुनिया के साथ हालात बेहतर हो जाएंगे अगर स्टैब्लिशमेंट चाहती है। हाँ, अगर वो नहीं चाहती तो फिर उसके लिए हालात जो हैं वो शायद खराब हो सकते हैं। लेकिन उन्हें शायद एक लफ्ज लिखा है कि ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, यानी अगर आपने अभी इमरान खान को रिहा ना किया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि देर ना हो जाए। और बड़े साहब जिसकी बात यहां पे चलती है, मानी जाती है, वो हैं ट्रंप साहब, क्योंकि अब ट्रंप साहब, पहले जो बाइडन साहब थे, तो अब ट्रंप चाचा जो आ गए हैं, तो उसके बाद फिर उसकी कॉल आ सकती है, और जब कॉल आएगी तो फिर आपको भाग दौड़ में इमरान खान को रिहा करना होगा। बेहतर है, इस आर्टिकल का मैंने जो तज्जिया निकाला है वो ये है कि बेहतर है कि आप इमरान खान को निकाल दें। हरमीत, माजी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अब अगर हम देखें तो वे एक पेज पर आ चुके हैं। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी क्या ये सरप्राइज है? देखिए, बात आपकी दुरुस्त है और सवाल भी मेरे ख्याल में वो इस वक्त आलमी मीडिया में भी उठ रहे हैं और आपने भी उठा दिया। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो आपको याद है कि 2015 में यमन का मामला जब आया, ईरान यमन को सपोर्ट करता था, फिर ऐसे में सऊदी अरब ने जो है उम्मत मुसलमा, पता नहीं वो फौज किधर है, मैंने तो ना गज़ा में देखी ना मैंने फलस्तीन के कास पर देखी, लेकिन वो जनरल राइद शरीफ साहब उस वक्त हमारे आर्मी चीफ थे, वो जैसे रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद वैसे भी हम बाहर ही चले जाते हैं, तो फिर वो बाहर चले गए और वो वहां के चीफ बन गए, वो फौज बनाई गई, सब कुछ हो गया, यानी बड़े फासले थे। अब ऐसे सूरत हाल में आप देखें कि ईरान और इन दोनों का एक आपस में बैठना, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना OIC, यानी अगर आप देखें ये जो समिट हुआ है, इसमें अगर बात की जाए तो उसमें तकरीबन 22 मेंबर हैं सऊदी अरब लीग के, फिर 57 ममालिक, मुस्लिम ममालिक के मेंबर भी इसमें शामिल हैं। आपने देखा कि एक तरफ तो पहले अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बड़ा अच्छा बयान किया, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ को जरा दिखा दें यार, कैमरा में इसको कह देता है एडिटर को, थोड़ा दिखा दे, जूम कर दे, ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ये पीछे से छुपके से खड़ा हुआ, यानी हमारी औकात ये रह गई है। इंटरनेशनल जितनी अखबार है, आप पहले तो उस बात पे आते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जितने अखबार निकाले ना गजा के मामले पर, वो MBS और दीगर की बयानात को तो खुल के रख रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जिस तरीके से इस लाइन में बोना नजर आ रहा है, खड़ा है, नजर नहीं आ रहा है ना, ये मुल्क का वजीर आजम है, ये मुल्क का वज़ीर आज़म है। आपके हालात ये रह गए हैं कि लोगों ने आपको पीछे लाइन तक धकेल दिया है। आप मुसलमान मुल्कों में एटमी मुल्क है, पाकिस्तान वाहिद एटमी मुल्क है, आपके पास तगड़ी फौज है, आप इस तरह हालात तक, इस नहज तक तजुर्बाकारों ने इस मुल्क को पहुंचा दी कि आपकी इज्जत रही नहीं है, कि लाइनों में पीछे लाइन में आपको धकेल दिया, जिसमें शहबाज शरीफ पूरे बेचारे के कद भी थोड़ा सा छोटा है तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल अब मामला यह है कि इस पेज पर आना, ईरान के वजीर खारजा, फिर माजी के जो इब्राहिम रईसी का सऊदी अरब के MBS के साथ मुलाकातें हुई, फिर बहुत सारे मामलात पे इनकी जो है बातचीत चलती रही, लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो फसिया, वो रशिया और चाइना ने निभाया है इनको करीब लाने के लिए। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिका की जो पॉलिसियां थी उसमें खुल के नाकामी हुई है। इसमें माजी में अगर आप देखें कोई कामयाबी अभी तक मिली नहीं है। तो एक तरफ तो ये बर्फ का पिघलना, और बर्फ का पिघलना उस वक्त पिघलना, फिर आप देखें कि जहां पर मशरिक वस्ता का मामला है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों सरप्राइज है? डोनाल्ड ट्रंप दो मुसलमान लीडर जो हैं उनके बड़े क्लोजेस्ट समझे जाते हैं। एक MBS सलमान की मैं बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब के वली अहद की, इसी तरह अरब अमारात के जो हेड हैं उनके साथ इनके बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं। इस सारी सिचुएशन में ट्रंप जब माजी में आया था तो उसने फलस्तीन के मामले को बड़े डिफरेंट तरीके से लेके गया था। ग्रेटर इसराइल की बात हो रही थी, सऊदी ममालिक एक्सेप्ट कर रहे थे इसराइल को, कारोबारी लिहाज से बड़े बड़े गेट खुल रहे थे। तो एक तरफ तो वो तस्वीर थी, और फिर यरूशलेम को दारुल खिलाफा समझना, क्योंकि ट्रंप जो है इसराइल का ज्यादा करीबी समझा जाता है। तो इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो ट्रंप आ रहा है, लेकिन सरप्राइज उसको बड़ा खतरनाक किस्म का मिल रहा है। फिर गजा के मामले में MBS ने जो बात की वो बड़ा सख्त पैगाम उन्होंने दिए। उसने कहा आपने 1.5 लाख लोगों को मरवाया है, आपने जुल्म ज्यादती की है, आप हमें इसको जेनोसाइड कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा कि इसराइल ने जो हमला किया है ईरान पर,
हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसराइल को ईरान की सरजमीन का जो है उसको इज्जत करनी होगी, उसको ख्याल रखना होगा। किसी की सरजमीन पर इस किस्म का अटैक करना, उसकी हम मजम्मत करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त इसराइल को भी परेशान कर रखा है इस बयान ने। इनका इकट्ठ ये मुसलमान ममालिक का शुक्र है कि थोड़ी बहुत इनको हुई तकलीफ और ये इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इकट्ठे होते। और दूसरा ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी सरप्राइज के तौर पर है, क्योंकि वो अपने दोस्त से कुछ और वो उम्मीदें लगा रखा था, लेकिन अब शायद उम्मीदों पे पानी फिर गया है। और बड़ी बात यह है कि इस सारी सिचुएशन में कहीं ना कहीं गजा का मामला अब अनकरीब कुछ सॉर्ट आउट की तरफ जा सकता है। हरमीत, पंजाब से निकलकर स्मोक जो है वो अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है। सीएम पंजाब और सीनियर वजीर जो है वो मुल्क से बाहर हैं इस वक्त, तो क्यों इकदाम कोई उठाए नहीं जा रहे? देखिए, क्या इकदाम उठाएंगे? वो सैर सपाटे के लिए गए। आप देखिए सीनियर वजीर साहब, आपके जो सीएम, चलो वो बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, लेकिन उसके साथ जो चीफ सेक्रेटरी है वो क्या कर रहे हैं बाहर? वो भी तो जो है मुख्तलिफ ममालिक के सैर सपाटे पे निकले। फिर सीनियर वजीर का काम क्या है इस वक्त इस सारे सिस्टम को संभालना? उसने क्या किया, जरा स्क्रीन पर देखिए, वो मरियम नवाज का पर्सनल बैग उठा के फिर रही है। यानी एक वजीर के औकात, हमेशा शरीफ फैमिली ने मुगल आजम का किरदार अदा किया है और यानी वजीरों को चेले चमाटों की तरह रखा हुआ है। किसी को बैग थमाना है, किसी से चपलोसी करानी, किसी ने खुशामद कर दी। कुछ साफी भी उन्होंने रखे हैं जिन्होंने खुशामदी आर्टिकल लिखने होते हैं। किसी ने जो है नवाज शरीफ की खाने की तारीफ करनी होती। ये इन चीजों पे दुनिया कहां चली गई है, कहां चले गए? अब ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। 30 लाख रिहायशी आपके लाहौर के, और अब आप मेरे पास जो मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है कि 1000 एयर इंडेक्स की जो क्वालिटी है ना, आप तजावुज कर चुका है। यानी 300 से जब चीजें तजावुज कर जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर तजावुज कर जाए तो ये जहरीला हो जाता है। यहां पे चरिंद परिंद का रहना मुश्किल हो जाता है। अभी सारी सिचुएशन में आप देखिए कि 900 से ज्यादा ऊपर आप गए हैं। फिर इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है? लाहौर के शहरों में इंडस्ट्रियां हैं जो कोयले पर चल रही हैं, और वो इंडस्ट्रियां किसकी हैं? इन सब की, जिसमें से बड़े बड़े लोग इस वक्त आपके बैठे हैं। तीसरी बात, इसमें अगर आप देखें जो गाड़ियां हैं उनमें नाकिस किस्म का फ्यूल इस्तेमाल होता है। यानी दुनिया यूरो 5 पे चली गई, दुनिया इलेक्ट्रॉनिक कार पे चली गई है, आप यूरो 2 पे अभी भी फिर रहे हैं। तो यूरो 2 इंतहाई, और फिर ईरान से एक केमिकल मंगवाया जाता है जो पेट्रोल में डाला जाता है, 1 लीटर के 3 गुना आपको लीटर मिल जाए। तो फिर आपके हालात तो ये होंगे। दरख्त काटे जा रहे हैं, सोसाइटियां बन रही, कंक्रीट बिछाई जा रही है। आप अंदाजा लगा लें कि दुनिया की कोई अवाम होती, कोई कौम होती, कोई शऊर होता है। यानी ये जो सरमायादार तबका है ना, इन्होंने कंक्रीट बिछानी, अपने आने वाली नस्लों के लिए बहुत पैसा जमा कराना, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप तो मौत खरीद रहे हो। जो पैसा आप कमा रहे हो उससे तो आप मौत खरीद रहे हो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दरख्त नहीं होंगे, ये हरियाली नहीं होगी, कंक्रीट ही कंक्रीट होगी, तो फिर जहरीले मादे ही होंगे। और कुदरत का एक निजाम है, वो अपना बदला ले रहा है। तो अभी बदला ले रहा है, लेकिन उनका क्या भाई, वो चले जाएंगे, उनकी जमीनें हैं, 5% तो लोग हैं इस मुल्क पर मुसल्लत जो हैं, और उनकी आयाशियां बाहर, उनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, किसी ने जजीरे खरीदे हैं। मरेंगे तो मेरे जैसे मिडिल क्लास ही मरेंगे। अब ये सिचुएशन है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर टाइम बहुत हो गया। अब देखिए, लंदन में 1954 में मेरे ख्याल में ये मामला हुआ था। चाइना में मेरे ख्याल में 80 की दिहाई में कुछ इस तरह के मामला हुए थे। 10,000 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। आपको पता है कि उन्होंने जो यूरोप के काबीना ने 1956 में उन्होंने एक जबरदस्त किस्म का एक्ट बनाया, क्लीन एयर एक्ट जिसे कहा जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में भी एक्ट बनते हैं, आईनी तरमीमें होती हैं, लेकिन किसी को एक्सटेंशन दिलाने के लिए, किसी अदालत को कमजोर करने के लिए, मीडिया को कमजोर करने, कभी इंसानों के लिए काम नहीं हुआ, कभी अपनी कौम के लिए काम नहीं हुआ। तो अब क्या सिचुएशन हुई? वो क्लीन एयर एक्ट हुआ पास। कोयले पर जो लोग अपने घरों को गर्म रखते थे, वो सिस्टम जो है खत्म कर दिया गया। स्टीम का निजाम आ गया, सोलर सिस्टम लाया गया, सस्ते सोलर सिस्टम लगाए गए। फिर इसी तरह इंडस्ट्री को शिफ्ट किया गया, कोयले से हटाया गया। इसी तरह चाइना में भी ये सिचुएशन हुई। जहरीले ट्रक्स जो थे, यानी जो मुख्तलिफ किस्म के जहरीले ट्रक्स, जिस तरह आप डीजल पे चलते हैं या दीगर कारों पर पाबंदियां आयद की गई, तब जाके वो लोग क्लीन एंड साफ सुथरे माहौल में रहना शुरू हो गए। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडस्ट्री को अगर बंद करेंगे तो इंडस्ट्री तो इस तमाम तर शरीफ फैमिली और इन सब अशराफियों की फैमिली से हैं, तो उनको अगर बंद करेंगे तो नुकसान होगा। अब छोड़ दें, इस्लामाबाद की हालत देख लें।
इस्लामाबाद ये I9 में आप जाए इंडस्ट्री जोन बना हुआ है। आप मुझे बता दें कैपिटल में इंडस्ट्री जोन यहां होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आप इसको शिफ्ट करें, माजी में ये जंगल था, ठीक है आपने बना दिया, अब आप इसको शिफ्ट करें। उस इंडस्ट्री से यहां पे मौजूद लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, आने वाले दिनों में ये बड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि एक सिगरेट जो है वो अगर आप देखें उसमें तकरीबन 50% जो आप स्मोक करते हैं वो लंग्स को कितना मुतासिर करती हैं। फिर आप देखें कि 300 से ज्यादा ये तजावुज कर 1000 के करीब जा रहा है, तो आपके लंग्स तबाह हो जाएंगे, आपको सांस की बीमारी, आपको फेफड़ों की बीमारी। अगर इस चीज का हम नहीं सोचेंगे तो मेरे ख्याल में आने वाली जनरेशन जो है वो तबाही के दहाने पर खड़ी होगी। और अशरफी अगर सोचता है कि गरीब का बच्चा मरेगा तो याद रखें सिर्फ गरीब का बच्चा नहीं मरता है। फिर वो कहते हैं ना कि घास के साथ ना, वो सूखी घास के साथ ना फिर वो ग्रीन जो है ना सरसब घास जो है उसके वो भी जलती है। तो फिर ये चीज भी याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया हरमीत। मजीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।